हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलर मैंने सीरीज़ निकाली है, जिसके अंदर हम ज़ीरो से लेके टॉप लेवल तक हम सारे जो टॉपिक से कंप्लीट करेंगे। और हमने जो वीडियो स्टार्ट करी, इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर पॉलिटी से स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर हम इनिशियल स्टेज पॉलिटी के भी पढ़ेंगे, जो जो एग्जाम्स के अंदर सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो हम सिलेबस के हिसाब से कवर करते जाएंगे। ठीक है ना। तो बस मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है और ये जो मैंने प्लेलिस्ट निकाली है, अभी जो अपकमिंग एग्जाम है, जो 7 सितंबर को आरपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर हमारे पास पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 तो ऑप्शनल है सबका, जो जो सब्जेक्ट्स है। तो पेपर नंबर 1 है ना, उसके हम प्रॉपर यहाँ पर क्या वीडियो निकालेंगे और इसके अंदर क्या सारी वीडियोस के अंदर होके हम टोटल 40 वीडियो के कोर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पूरा पूरा सिलेबस। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो वीडियो यहाँ पर आ रही है शेड्यूल के हिसाब से, उस सब वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से देखना और इस सब चीज़ को नोटिस करना। ठीक है। अब देखो ये आज का टॉपिक क्या है एक्चुअली में। तो आज का जो शेड्यूल का टॉपिक था, तो आज का टॉपिक था हमारे पास गवर्नर के बारे में पढ़ने थे और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या, देखो एक्चुअली में पढ़ेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि गवर्नर क्या होता है, फिर बाद में राजस्थान का स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि राजस्थान में गवर्नर्स कितने रहे, फिर बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर्स और उस पर भी राजस्थान के स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि चीफ मिनिस्टर कितने थे और सारे सीरीज बाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या थे, हम उसको याद करेंगे। देखो उसमें ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं और यहाँ से देखो डेफिनेटली अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो अब अच्छी तरह से यहाँ पर आप वीडियो लेना। ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है कि जो मेरा चैनल है, इस चैनल पर आके आप क्या करो, जैसे वीडियो देखते हो तो आप पहला काम ये करो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सबके नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएंगे, ताकि क्या होगा, आप अपनी जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं होगा। फिर दूसरी बात कि इसमें ये भी चीज़ है कि भी थोड़ा सा वीडियोस में मेरे को गैप हो गया था, बिकॉज घर पे थोड़ा फैमिली फंक्शन था, तो इस चक्कर में वहाँ पे बिजी हो गया था। पर अब फैमिली फंक्शन का ओवर हो गया, तो अब मैं कंटिन्यूटी रखूंगा और वीडियोस कंटिन्यू 3-4 दिन में वीडियोस आती रहेगी जैसे शेड्यूल में है। और जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे वीडियो मेरा कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसको मैं अगली वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें टेंशन मत लेना कि सर आपने बोला टॉपिक बोला था वो हुआ नहीं, वो अगली वीडियो में स्विच हो जाएगा। ठीक है। तो आज क्या क्या देखो सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे आज। पहला पढ़ लेंगे गवर्नर। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पर गवर्नर पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे राजस्थान के जो गवर्नर्स उनके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे और चौथा पढ़ेंगे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। अब देखो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इसमें आरएस के लेवल टाइप नहीं पढ़ना आपको, मतलब कि इतना हाई लेवल की हमको कि ये पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं होता है। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, जैसे डायरेक्टली आर्टिकल हिट करके पूछ लेंगे, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना, हमको ये आर्टिकल्स के हिसाब से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि टू द पॉइंट्स या फैक्ट्स टाइप में पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे तो हमको यहाँ पर आगे कॉन्फिडेंस आएगा कि चीज़ क्या है। अब आपको काम कुछ नहीं है, जैसे आप जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को आप अपने नोट्स में लिख दो, या इसकी जो पीडीएफ है बाद में शाम तक जो भी वीडियो आएगी उसके 2-3 घंटे बाद में आपको मैं दे दूंगा। वहाँ पर जाके सबके नोट्स बना के आप क्या करो, उसको रिवीजन मारो। तो जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे आप उसको पता चल जाएगा कि आपकी मतलब कितनी प्रोग्रेस बनी है। रिवीजन मत तोड़ना, रिवीजन तोड़ा तो आप भूल जाओगे, क्योंकि ये पॉलिटी है, फैक्ट्स है। अगर रिवीजन नहीं किया तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है पटवारी के एग्जाम में भी, वीडियो के एग्जाम में भी, आरएस के एग्जाम में भी आते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आएगा, ये फर्स्ट ग्रेड में किसी में भी आ सकता है। तो ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि खराब है, व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है ना। और मेरे जो चैनल पे है ना, मैं सारी इंग्लिश मीडियम की वीडियोस लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इतना अच्छा नहीं मिल पाता है यूट्यूब के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर बताऊँगा। बट देखो एक तो सिंपल सी चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, बिकॉज अगर राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम देना तो आपको इंग्लिश का कोई इतना मैटर नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ज़रूरी है, क्योंकि आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो आप भले ही कैसे भी करके आप सेलेक्ट हो जाओगे, बाद में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप हिंदी से दूर मत भागिए, हिंदी को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बिकॉज हिंदी से ही काम होगा। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो हिंदी का पूरा पेपर है, पटवारी की बात करूँ तो इसमें हिंदी का कुछ क्वेश्चन आते हैं, वीडियो की बात करूँ तो पूरा पेपर हिंदी का है। तो हिंदी का महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप हिंदी को भी मतलब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो फटाफट भागे, ये मेरा चैनल का नाम मतलब जो भी है चैनल का है। तो पहले मैथमेटिक्स की निकालता था वीडियोस, बट राजस्थान में जैसे ध्यान पड़ा इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं है, तो मैंने राजस्थान इंग्लिश के अंदर भी निकालने लग गया। ठीक है, मैंने कुछ प्लेलिस्ट निकाली, जैसे इसमें राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट निकाली हुई है। तो इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर क्या मैंने डिटेल के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी बताई गई है, जो कि प्रॉपरली आरएस या वीडियो के लेवल का है। तो आप वहाँ जाके के सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़नी प्रॉपरली, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, पूरा प्रॉपर मैपिंग के हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, और प्लेलिस्ट जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, तो ये भी मैंने वीडियोस निकाली है, वो भी वीडियो बनती रहेगी।
और हाँ, अगर जो जैसे पटवारी की एग्जाम तैयारी करे जिसके अंदर रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट निकाली जिसके अंदर आप रीजनिंग मैथमेटिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो सब चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन इसलिए लंबा किया बिकॉज इस सीरीज़ की पहली वीडियो, तो आपको समझ में आना चाहिए मैं एक्चुअली पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगली वीडियो में ये चीज़ें नहीं बताऊंगा बिकॉज वो बोल दूंगा कि पहली वाली वीडियो चेक कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गवर्नर की बात पढ़ेंगे। अब देखो, गवर्नर की बात करते हैं तो सिंपल सा चीज़ है, जैसे हम इंडिया लेवल के अंदर बात करते हैं तो हम इंडिया लेवल में किसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, ही इज़ ए नॉमिनल हेड। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सारा काम उसके अंडर में होता है, बट वो नहीं करता, काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे सेम टू सेम स्टेट के अंदर होता है। कैसा होता है कि स्टेट के अंदर ये चीज़ है कि जो मेन सबसे ज़्यादा जो नॉमिनल हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। बट सारा काम किसके अंडर में होता है, चीफ मिनिस्टर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे इसके बाद में पढ़ेंगे। तो गवर्नर का मतलब आपको ध्यान पड़ेगा, ही इज द नॉमिनल हेड। ठीक है, और एक हमारे पास बताया कि जैसे एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे सेंट्रल की भी मतलब यूनियन की एग्जीक्यूटिव होती है, बॉडीज होती है, जिसमें अंदर स्टेट की जब बात करते हैं स्टेट की भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर कौन से आर्टिकल में लिखा हो। तो पहला आर्टिकल क्या आंसर हो जाएगा इसका, 153। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि 153 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ हमारे पास, गवर्नर के बारे में लिखा। फिर गवर्नर कौन से पार्ट के अंदर आता है, तो गवर्नर आता है 6 नंबर पार्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, 6 नंबर पार्ट के अंदर। ठीक है, और इट कम्स अंडर स्टेट एग्जीक्यूटिव, मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही इज अ नॉमिनल हेड। ठीक है, ही इज अ ही इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, मैंने पहले बोला था ही इज द व्हाट, नॉमिनल हेड। नाउ आगे क्या लिखा हुआ, ही इज बोथ एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, दोनों एग्जीक्यूटिव भी हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हेड है। ठीक है, ये मैंने चीज़ बता दी। अब इसका जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ठीक है, तो ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी सबऑर्डिनेट के अंदर नहीं आता। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफिस है, बिल्कुल अलग। तो यही मैंने तीसरी लाइन क्या लिखी, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इज नॉट अंडर एनी कंट्रोल और सबऑर्डिनेट ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि इसके देखो इलेक्शन ही कैसे सेलेक्ट होता है। देखो, ये एक्चुअल में जो गवर्नर होता है ये डायरेक्टली अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट करता है, तो पहले बात अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर। तो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो गवर्नर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें सील और सिग्नेचर उसके होंगे, और वो फिक्स कितने टर्म के लिए होंगे, 5 साल के लिए। ठीक है, तो 5 साल के लिए इनका जो टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का। यहाँ पे भी टेंशन नहीं है कि टेन्योर की बात करें तो 5 साल हो जाएगा। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके मतलब पार्ट कौन से, आर्टिकल कौन से, ये पता चल गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर इसमें मैंने एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जैसे हम खूब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, खूब सारे हम पॉलिटिन पढ़ते हैं कि भाई किसी के रिटायरमेंट की एज होती है, किसी को आने की एज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब गवर्नर की बात करते हैं तो इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। हाँ, बट गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर वो कितनी है, 35 साल, वो आगे पढ़ेंगे। बट जो मतलब मैक्सिमम जो रिटायरमेंट एज वो है ही नहीं, ऐसा कोई दिया हुआ नहीं है। सो यहाँ क्या लिखा, नोटेबली देर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर द गवर्नर एज ही और शी स्टेज इन ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 साल के मैंने इनका क्या है टेन्योर फिक्स कर दिया। अब मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के, पर जब तक उनका टेन्योर चल रहा है तब तक वो काम करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी रिटायरमेंट एज हमने डिसाइड नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो देखो, अभी आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 157 एंड 158 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर 157 और 158 है, ये किस चीज़ के लिए बात करते हैं, ये एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर। मतलब गवर्नर बनने के लिए आप में क्या चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन या क्या चीज़ें चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 157 की बात करेंगे तो 157 में भी 2 चीज़ें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि पहली चीज़ तो लिखा हुआ है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा चीज़ है, इंडिया के अंदर कोई स्टेट का गवर्नर बन रहा है तो इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 साल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर दूसरा आर्टिकल 158 में भी 2 पॉइंट है। कौन सा, कि नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो गवर्नर बन गया तो कोई दूसरा जो काम कर रहा था, लेट से कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं कर सकता। सिर्फ गवर्नर है तो गवर्नर ही रहेंगे। फिर नॉट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन और एनी अदर स्टेट। मतलब अगर मान लेते हैं कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा जो सेंट्रल के अंदर, वहाँ पर कोई एमपी बना हुआ है, ठीक है, वो नहीं हो सकता। अगर बना हुआ है तो उसको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा गवर्नर बनने के लिए। और वो सेम टू सेम चीज़ अगर स्टेट में बात करूँ तो स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों का मतलब वो समझ में आ जाएगा ना क्या बाई कैंपल चीज़ होती है। आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वहाँ का कोई मेंबर बना, भली मैं बात कर सकता हूँ राजस्थान की जो विधानसभा का अगर मेंबर बना हुआ है और उसको गवर्नर बना रहे हैं, तो उसको अपनी जो विधानसभा वाली जो सीट है वो वेकेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नर के लिए वो कुछ भी चीज़ का मेंबर नहीं होना चाहिए, भले वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या अपना स्टेट का विधानसभा हो।
ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट बी इम्पीच एज द वे प्रेसिडेंट कैन बी। मतलब कहने का सेंस ऐसा है कि एक तरह से मैं बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के जैसा ही होता है, प्रेसिडेंट होता है यूनियन के अंदर, मतलब इंडिया लेवल के अंदर, और स्टेट में क्या होता है, गवर्नर। बट गवर्नर और प्रेसिडेंट में डिफरेंस होता है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाते हैं जो कि आर्टिकल 60 आता है, पर यहाँ पर इम्पीचमेंट का कोई ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हम हटा नहीं सकते। दूसरी बात कि अगर गवर्नर अपनी पोजीशन पे है तो उसको हम अरेस्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये इसका एक तरह से कह सकते हो पावर है, ठीक है ना। तो ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ ली। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं नाउ। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हिज टर्म्स कैन एंड इवन अर्लियर ऑन द ग्राउंड्स। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 5 साल से पहले अगर इसकी टर्म खत्म हो जाए तो किस किस पॉइंट्स के हिसाब से खत्म हो सकती है, तो वो मैंने खूब सारे पॉइंट लिख दिए। तो पहला पॉइंट क्या है, गवर्नर्स डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट आगे गवर्नर को डिसमिस कर दे, ठीक है, तो वो वाली चीज़ होगी। दूसरी बात, इफ़ गवर्नर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। मतलब अगर गवर्नर खुद अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते, तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, तो रेजिग्नेशन भी किसको दूंगा मैं, प्रेसिडेंट को दूंगा। अगर वो पास हो जाए, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कुछ भी कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वो अगर डेथ हो जाए तो उससे भी वैकेंसी हो सकती है, मतलब खाली हो सकती है जगह गवर्नर की। या ही फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एज इट कंप्राइज ऑफ द गवर्नर, सीएम, काउंसिल्स एंड एडवोकेट जनरल। तो देखो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट ही है यहाँ पर, ठीक है, वैकेंसी के, ठीक है। ये वाला चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो 3 पॉइंट ही है वैकेंसी के, ठीक है। इसके बाद में नई चीज़ क्या लिखी हुई, ही फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले बताया था कि जो सेंट्रल का जो एग्जीक्यूटिव होता है वैसा स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव होगा, तो उसके अंदर ये एक पार्ट बनाता है, ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, सबसे पहला कौन होता है, गवर्नर, दूसरा होता है चीफ मिनिस्टर, तीसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के होते हैं, और तीसरा लास्ट जो चौथा नंबर कौन सा होता है, एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट का होता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल स्टेट का, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये हमारा मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव, और गवर्नर क्या होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। नाउ गवर्नर इज सिमिलर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट इन द एरियाज ऑफ डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिट्री पावर्स। तो मैंने आपको पहले बताया गवर्नर प्रेसिडेंट की जैसा ही होता है लमसम, बट कुछ कुछ जो जगह होती है वहाँ पर इसका डिफरेंस हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। कैसे, तो देखो पहला बात है कि प्रेसिडेंट डिप्लोमेसी के अंदर नहीं बन सकता। डिप्लोमेसी मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स, जो फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी होती है, मिलिट्री पावर्स, बाहर से जो बातें करते हैं हम, जो काम करते हैं, वो चीज़ के अंदर इसका लेना देना कुछ नहीं, वो किसका है, प्रेसिडेंट का ही ये लेना देना। अब आगे मैंने क्या पॉइंट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज हेल्ड इन 1956, ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेम गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट अ सिंगल टाइम। इसका मतलब ऐसा है कि कहीं जगह उस टाइम जब 1956 की बात थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नवंबर में आया था, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि ऐसा एक प्रावधान, मतलब एक तरह से कैसे तो अमेंडमेंट निकाला था, उसके अंदर ऐसा कहा गया था कि कुछ कुछ स्टेट ऐसे जाके गवर्नर नहीं बना सकते, बिकॉज बहुत छोटे छोटे स्टेट्स है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसके आसपास जो मेन बड़े बड़े जो स्टेट है जिनके गवर्नर है, तो उनको ही अपॉइंट कर दे कि जहाँ पर गवर्नर नहीं बन सकते वहाँ के वो भी गवर्नर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि एक गवर्नर 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है, ठीक है। अगर आपको लाइव आज भी देखना है तो आज भी ये है ऐसा, क्या आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो एक ही, जैसे असम की बात करें तो असम के और 2-3 स्टेट के भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गवर्नर के बारे में। अब हम बात करेंगे पावर्स की बात करेंगे, हम इसके पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे आर्टिकल्स के अंदर लिखी एक एक चीज़ें। तो सबसे पहले बात करेंगे पावर्स की, एग्जीक्यूटिव, फिर बात करेंगे लेजिस्लेटिव, फिर हम बात करेंगे जुडिशरी, फिर बात करेंगे फाइनेंशियल। तो 4 हम पावर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स की। तो एग्जीक्यूटिव की बात का मतलब ये होता है कि सिंपल सा चीज़ है, आपको कॉमन सेंस बताऊँ, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ था, ये समझ लेना अपॉइंटमेंट्स। जितने भी लोग हैं ना जो बड़े बड़े ओहदे पे आते हैं उन सबको अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर, ठीक है। अब उन सबके आर्टिकल क्या है कि जैसे आर्टिकल 164 है, सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो आर्टिकल 164 है, तो गवर्नर अपॉइंट्स सीएम and his council of ministers who held the office at his pleasure and give up office at his displeasure। मतलब कि 164 आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। और वो जब तक ऑफिस में रहेंगे तब तक उसके प्लेजर में रहेंगे। अगर वो डिसप्लेजर में आ जाए, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसको हटा भी सकता है गवर्नर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, सीएम को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है कौन करता है, गवर्नर। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 165, तो गवर्नर अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल एंड डिसाइड हिज सैलरी इन पर्क्स, ठीक है। रिमेन्स इन द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल जस्ट इससे नीचे होता है, तो उसको भी कौन अपॉइंट करता है, अपना गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर बाद में आर्टिकल क्या है, 243 आई। अब 243 समझ रहे हो आप, इसको क्या बात करेंगे, हम इसको पंचायती राज वाले से बात करेंगे, क्योंकि पंचायती राज का जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो 243 से लेकर 243 ओ तक हम बात करते हैं। उसके बीच में आई आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम बात किसकी कर रहे हैं, पंचायती राज की,
ठीक है। और पंचायती राज में जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल लिखा हुआ है 243I, ये आर्टिकल का नाम क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। सो द गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड डिसाइड हिज सर्विस कंडीशन ऑफ हिज टर्म। ठीक है। तो 243I का लिखा हुआ जाता है, इसका मतलब क्या समझोगे आप, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो कि पंचायती राज के अंदर एक टॉपिक है। आगे बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स, वापस वही वाले एग्जीक्यूटिव और क्या क्या है, तो 243K। अब जब के की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो जस्ट आई के जस्ट इसके बाद में इसी में आता है पंचायती इसके अंदर कि जैसे हमने पंचायती फाइनेंस कमीशन पढ़ा, तो पंचायती राज के अंदर कुछ इलेक्शन कमीशन भी होंगे, तो उस इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर उसको जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, गवर्नर। तो 243K कौन करेगा, मतलब 243K के अंदर क्या, गवर्नर अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट एंड डिसाइड हिज सर्विस कंडीशन एंड ऑफिस टर्म्स। ठीक है। और बाद में आर्टिकल कौन सा आता है, 316 आर्टिकल। सब इस आर्टिकल के अंदर क्या होता है कि तो स्टेट का जो होता है कौन सा, स्टेट PCS मतलब RPSC राजस्थान का, तो गवर्नर क्या, उसके चेयरमैन और उसके मेंबर को गवर्नर ही अपॉइंट करता है। तो क्या मतलब, दैट गवर्नर अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ही कैन नॉट रिमूव देन। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नर अपॉइंट तो कर सकता है बट वो उसको हटा नहीं सकता। तो उसको कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से बच सकता है, बिकॉज ये एक तरह से कह सकता हूँ मैं एक्सेप्शन या विवाद है, मतलब अपवाद, विवाद नहीं अपवाद है। तो मतलब ये चीज़ समझ जाना आपकी, अगर सिलेक्शन मतलब अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा SPSC मतलब RPSC के जो मेंबर्स या चेयरमैन को, तो उसको हटाने का अधिकार किसको मिलेगा, सिर्फ किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर कंप्लीट करी। अब और क्या पावर्स एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर बीइंग द चांसलर, मतलब ऐसे कहना सकते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल्स के अलावा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में है उसके अलावा जो भी दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उन सबका चांसलर कौन होगा, बाई डिफॉल्ट गवर्नर होगा। ठीक है। तो अगर गवर्नर होगा तो उसका जो आप मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर फिर ऐसा कैसा हो सकता है, इतनी सारी यूनिवर्सिटी का काम कैसे करेगा गवर्नर, तो ये गवर्नर कभी काम नहीं करता। गवर्नर क्या करता है, अपने से जस्ट नीचे वाली पोस्ट होती है वाइस चांसलर, वो हर यूनिवर्सिटी में उसने बनाई होती है। तो हर यूनिवर्सिटी में जो काम मेन जो काम होते हैं वो सारे वाइस चांसलर करते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि द गवर्नर बीइंग द चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज अदर देन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ही अपॉइंट वाइस चांसलर्स, ही आल्सो अपॉइंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोकायुक्त, ये सब चीज अपॉइंटमेंट करता है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक आर्टिकल 166 है। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा, ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैरिड आउट द नेम ऑफ गवर्नर। तो मतलब ये कहने का मतलब पहले बताता है कि जितने भी काम होते हैं, काम करते कौन है, चीफ मिनिस्टर, बट किसके अंडर, किसके नाम के अंडर होते हैं, गवर्नर के। तो ये आर्टिकल कौन सा, 166, ये भी ध्यान रखना। जस्ट इसके नेक्स्ट आर्टिकल है 167, द गवर्नर कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CM रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव वर्क। अब सारे काम इसके अंडर पे हो गया तो उसको पता तो होना चाहिए ना भी काम क्या क्या हो रहा है। तो जस्ट इसके अगला आर्टिकल में क्या लिखा, CM को पूछ सकता है कि भाई काम जो भी हो रहा है तो उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे पास क्या है, 356 से ध्यान पड़ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं इसकी। 356 बात करें, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनियन। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ इमरजेंसी वाली बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर। तो देखो पहले क्या चीज लिखी हुई है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन ने जो काम बोला करने के लिए, अगर हम वो यूनियन यही चाहती है, एक्सपेक्ट करती है कि जो स्टेट है उसके जो ऑर्डर्स के हिसाब से काम करे। ठीक है। तो गवर्नर कैन रिकमेंडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन द स्टेट। अगर वो काम नहीं कर पा रही, मतलब एज पर द यूनियन गाइडेंस, मतलब यूनियन के हिसाब से अगर काम नहीं कर रही, तो गवर्नर क्या करेगा, वो ये रिकमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन द स्टेट। और किसको रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। तो ताकि प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल लगाएगा। When emergency is imposed, the governor runs state administration as a representative of the president, and so that extent his administration power expand। मतलब कहने का इन द सेंस, जैसे पहले CM लगा हुआ था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, अब उनको जो सेंट्रल से जो चीज़ें आई थी भाई कि जो भी इंस्ट्रक्शन आया था वो फॉलो करके आप उसको स्टेट को चलाओ। अब बाई चांस अगर स्टेट नहीं चल पा रहा उनके हिसाब से और ढंग से नहीं चल पा रहा, तो गवर्नर क्या करेगा, रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई ये चीज़ गड़बड़ हो रही है और यहाँ पर कोई फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो अगर जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गवर्नर आ जाएगा पावर के अंदर। अब गवर्नर के पास सारे हो जाएंगे पावर्स जो इसके थे CM के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जब तक दूसरी सरकार नहीं बने। ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बात करें, इमरजेंसी की बात करें, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंट्स रूल। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 356 अच्छी तरह से याद रख लेना। ठीक है। अब देखो हमने क्या कंप्लीट कर दिया, एग्जीक्यूटिव पावर सारी कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, नया पावर जो कि है लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, हम सारे अपॉइंटमेंट्स की बात करें। अब लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो वर्किंग होता है, जो इसके फंक्शंस होते हैं, मतलब किसको क्या बोल सकता है, किसको क्या कर सकता है, किस चीज़ से क्या हो सकता है, ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो ये 173E करके हमारे पास एक आर्टिकल है,
ठीक है। 171(3)(e। अब हमको पता है कि 173(e) है ये इन बाई कैमरल लेजिस्लेशन। अब बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो हमने स्टेट नहीं सेंट्रल का पढ़ा था। सेंट्रल के अंदर मतलब हमको पता है सेंट्रल में क्या होता है कि राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, एक होता है लोअर सेशन और एक होता है अपर सेशन। तो वैसे स्टेट में भी होते हैं बाई कैमरलिज्म, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा बोलते हैं, और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि विधान परिषद होता है। और हालांकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद है नहीं, तो इतना आप उसको इतना टेंशन मत लो कि मुझे याद करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी स्टेट है, 5 या 6 स्टेट के अंदर ही है मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो हम दोनों की बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं बाई कैमरल, मतलब दोनों हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। नाउ इसमें लिखा हुआ क्या है, द गवर्नर कैन अपॉइंट 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु आर हैविंग स्पेशल नॉलेज। कहने का मतलब है 171(3)(e) जो आर्टिकल है पर्टिकुलर, ये आर्टिकल किसके लिए है, जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है। जैसे दूसरे 5 स्टेट्स है, मतलब राजस्थान में नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में नहीं करता तो याद नहीं करना है, याद तो करना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 1/6 जो टोटल मेंबर होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। और किस चीज़ के अंदर स्पेशल नॉलेज, जैसे कुछ मैटर्स है जैसे लिटरेचर है, आर्ट्स है, साइंस है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल वर्क्स, तो इसके अंदर इसको नॉलेज होती है, तो 1/6 मेंबर वो खुद अपॉइंट कर सकता है, कौन, गवर्नर। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है आर्टिकल 174। अब यहाँ पर होता है गवर्नर कन्वीन्स, डिफर्स एंड डिसॉल्व विधानसभा सेशन, मतलब कि विधानसभा का जो सेशन होता है इसको डिसॉल्व कर सकता है कौन, गवर्नर। किस आर्टिकल के अंदर, 174, मतलब खत्म कर सकता है, मतलब चल रहा है तो उसको बोल सकता है भी सम्मान कर दो, खत्म कर दो। नेक्स्ट सेशन आर्टिकल 175, द गवर्नर कैन सेंड मैसेज अबाउट द बिल पेंडिंग इन आइदर ऑफ द हाउसेस। अगर मान लेते हैं कि बिल कोई आया और पेंडिंग चल रहा है, तो गवर्नर उसको मैसेज सेंड कर सकता है कि बिल पेंडिंग है, या तो उसको रद्द करो या उसका कुछ अमेंडमेंट करो या उसमें कुछ सुधार करो, क्योंकि बिल पेंडिंग नहीं रह सकता। तो ये आर्टिकल कौन सा, 175। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या आर्टिकल है, तो आर्टिकल 176 आर्टिकल है, गवर्नर एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस ईच ईयर। मतलब 176 आर्टिकल के हिसाब से ये है कि जितने भी हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेशन बनेंगे, तो पहला सेशन कौन अटेंड करेगा, गवर्नर एड्रेस करेगा, मतलब अटेंड नहीं एड्रेस करेगा गवर्नर। ठीक है, और जो पहला सेशन हर साल का होगा वो भी गवर्नर ही एड्रेस करेगा। तो ये चीज़ आपको 176 में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्या, 192(2). अब इसमें क्या लिखा, ही डिसाइड्स अबाउट डिसमेंबरशिप ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस इन कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। मतलब इन द सेंस कि 192 के अंदर मैंने आपको पहले बताया था अपॉइंट कर सकता है मेंबर्स किसके, अपने विधानसभा के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनको हटाने के लिए भी ये हट कर सकता है, लेकिन कंसल्टेशन किसका चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का कंसल्टेशन चाहिए। मतलब हटा सकता है, बट अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन बोले या उनका कंसल्टेशन हो, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 192(2). फिर आर्टिकल की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 200। अब आर्टिकल 200 क्या, ही कैन रिजर्व एनी बिल पास बाय द हाउस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी बिल इसके हाउस में अगर पास हो गया तो उसको रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का भी कुछ कंसल्टेशन लगे। फिर आर्टिकल 333 है, 333, इसमें भी नॉमिनेशन का, ही कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द LA ऑफ स्टेट। मतलब जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस काउंसिल में तो कितना 1/6 मेंबर था, अब राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके अंदर एक एंग्लो इंडियन को ये अपॉइंट कर सकता है। तो ये भी इसकी पावर है, कौन सी, 333। अब नेक्स्ट और पावर्स क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स, कि ही लेज इन विधानसभा द रिपोर्ट ऑफ, मतलब वो रिपोर्ट ले सकता है किसकी, RPSC, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जो भी अपने स्टेट्स के अंदर सबकी रिपोर्ट ले सकता है। और व्हेन बोथ द चेयर्स ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स लाई वैकेंट, मतलब अगर जो विधानसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की चेयर अगर खाली हो जाए, मतलब वेकेंट हो जाए, तो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है मेंबर, मतलब एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू रन द बिजनेस, मतलब किसी को ऑथराइज कर सकता है कि भाई आप स्पीकर का काम करो या आप डिप्टी स्पीकर का काम करो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है अप टू हिज ओन, मतलब एरिया, मतलब गवर्नर डिसाइड कर सकता है कि वो कर सकता है, किसी को भी बना सकता है। ठीक है, और बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। और लेजिस्लेटिव पावर्स क्या, 2 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर अब है, एक तो है बिल्स की और एक है ऑर्डिनेंस की। अब ऑर्डिनेंस की बात करें तो ऑर्डिनेंस का मतलब एक तरह से क्या सकता हूँ कि मैं एक तरह से एक कानून या कोई एक्ट निकाला टेम्पररी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस निकालता है वो 123 आर्टिकल के अंदर निकालता है। ठीक है, और ये जो अपने गवर्नर निकालता है ये निकालता है 213। तो 123 और 213 ऐसे याद रख सकते हो। तो 213 हमारा क्या निकलता है, इशुएंस ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो हम यहाँ पर ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे, अच्छी तरह से डिटेल में बात करेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है। Now, when the House is not in session, the governor can, if require, issue an ordinance which would have the effect equal to any act made by the House. कह रहे हैं मतलब अगर कोई हाउस सेशन में नहीं चल रहा है, ठीक है, तो गवर्नर क्या कर सकता है, वो एक ऑर्डिनेंस निकाल सकता है
ठीक है, जो जिसका जो इफेक्ट है इक्वल होगा एज कोई भी एक्ट अगर पास किया हुआ हाउस के अंदर पूरी मेजोरिटी करके, ठीक है। However, the governor needs to seek a prior approval of president in certain case. कुछ केसेस में क्या होता है कि मतलब गवर्नर को प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, बाकी कुछ जगह निकाल सकता है। नाउ हैड द ऑर्डिनेंस बीन अ बिल एंड अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट, अगर मान लेते कि उसने कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई ये बिल है या ऑर्डिनेंस से निकालना है, और अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एग्री कर दिया या उसको मैंने मतलब प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, तो इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। मतलब कि अगर गवर्नर को लगा कि भाई हाउस सेशन में नहीं है तो मैं ऑर्डिनेंस निकालना चाहता हूँ, तो ऑर्डिनेंस को वो कहाँ भेजेगा? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा तो उसको मैं मैक्सिमम 6 महीने तक रख सकता हूँ, मतलब उस एक्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ऑर्डिनेंस लैप्स if it is not passed by the house in period of 6 months in total or in 6 weeks from the date when the house begins or house reject it earlier than 6 weeks। मतलब अगर 6 महीने के अंदर अंदर हाउस ने इसको रिजेक्ट करवा दिया, हाउस की मीटिंग बन गई, सेशन बन गया, वापस नहीं किया, तब थी बाद में लैप्स हो जाएगा। कब के? 6 महीने के बाद में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस के बारे में आर्टिकल पता होना चाहिए, और ज़्यादा देखो इतना जो मैंने लिखा है ना, इतने सारी चीज़ें तो आपको सेकंड ग्रेड में शायद पूछेंगे, बिकॉज ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम इसका टाइम कितना है, 6 मंथ पूछ सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है, क्या होता है, गवर्नर कर सकता है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आरएस के लेवल का भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे बिल्स की। तो बिल्स क्या होता है? एक तरह से कानून। तो कानून मतलब बिल्स देखो एक तरह से खूब सारे सजेशंस, उसको जब अगर मैं मेजोरिटी से पास कर दूं किसके अंदर? हाउस के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? कानून, मतलब एक्ट्स बोलेंगे, ठीक है, या लॉज बोलेंगे। तो बिल्स के बारे में बात करेंगे तो ऑल द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर अप्रूव दिस। इसका मतलब ये है कि मैं कोई मेंबर हूँ विधानसभा का, और अगर मैं जाके यहाँ पर बोलूँ कि भाई मुझे ये बिल पास करना है, ठीक है, तो वो बिल लॉ कब कहलाएगा? तब जब गवर्नर उसको लॉ बोलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, गवर्नर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको ध्यान पड़ रहा है। तो ऑल द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर अप्रूव्स दिस। In case it is not a money bill, the governor is empowered to send bill back to legislative assembly for reconstitution। अगर मान लेते हैं कि वो मनी बिल नहीं हुआ, तो गवर्नर के पास एक पावर है कि वो उसको वापस भेज सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिकंसिडरेशन के अंदर। बट यहाँ पर एक कैच है कि अगर वापस वो वहाँ पर पास होके वापस अगर आ जाए, मतलब हाउएवर इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सेंड बैक द बिल टू द गवर्नर फॉर द सेकेंड टाइम, अब वहाँ पर वो बाउंड हो जाएगा उसको साइन करने के लिए, मतलब दैट ही हैज़ टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन इट, मतलब बाउंड हो जाएगा। तो गवर्नर क्या करता है? कैन नॉट सेंड बैक, उसको वापस भेज नहीं सकता, उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, मतलब उसको वापस भेज नहीं सकता। तो एक बार अगर भेज सकते हो आप, दूसरी बार वापस आ जाए, वापस आप नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो आपको उसको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा, रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना वो आपको करना ही पड़ेगा, वापस नहीं कंसिडरेशन के लिए भेज सकते। अब बात करेंगे जो फोर्थ नंबर मतलब थर्ड नंबर जो पावर्स है वो क्या है? जुडिशियल पावर। जुडिशियल मतलब कानूनी जो पावर्स होती है वो क्या क्या पावर्स है? तो पहला है आर्टिकल 161, ठीक है। इस आर्टिकल के हिसाब से क्या लिखा होता है? गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट, रिमिशन फॉर द पनिशमेंट। मतलब कह सकता हूँ कि जो सजा मिलती है जिसके अंदर, जैसे मान लेते हैं कोई फांसी की सजा मिल गई, तो वो क्या कर सकता है? गवर्नर उसको फांसी की सजा को रोक सकता है, ठीक है। डेथ सेंटेंस, मतलब ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, रिप्राइव ये सब मैंने बताई जो आपको प्रेसिडेंट की बताई। यहाँ पर पहली ये चीज़ है कि पार्डन जो चीज़ होती है, पार्डन क्या होता है कि मतलब मुझे पूरी उसकी सजा हटा देनी, ये इसका पावर किसको मिलता है? गवर्नर को। बट यहाँ पर एक कैच ऐसा है कि जैसे प्रेसिडेंट किसी फांसी सजा मिल रही है अगर, या मतलब डेथ की सजा मिल रही है, तो उसको पूरा हटा सकता है, कैंसिल। बट गवर्नर डेथ सेंटेंस को नहीं अबॉलिश कर सकता, ठीक है। तो अगर डेथ सेंटेंस मिल गया तो गवर्नर नहीं कर सकता उसको। उसके अलावा जितनी भी सजा है वो सब कर सकता है गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट करता है। तो पार्डन से, रिप्राइव से, रिस्पाइट, मतलब मान लेते हैं कि उसको सजा 25 साल की मिली तो 25 साल से उसको 10 साल कर देगा। और अगर कोई वुमन है या कोई डिसेबल है उसको सजा मिली तो उसकी सजा कम कर सकता है, या एक सजा को चेंज करके दूसरी सजा में चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ें सजा होती है ना, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? हम नहीं, मतलब स्पेशली जो गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर की जो इस पार्डनिंग पावर के अंदर जो वेरिएंस है देख सकता हूँ कि प्रेसिडेंट से थोड़ा सा कम है अच्छा, बट प्रेसिडेंट से कम है। तो ही कैन आल्सो सस्पेंड, रिमिट एंड कॉम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ। और पहला मैंने बताया था कि ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते और ना इम्प्रिजन कर सकते हैं, किनको? गवर्नर को। नाउ आर्टिकल 217 देखते हैं। इसमें लिखा हो हाई कोर्ट के जजेस है, इनको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स, ठीक है। तो जो भी अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट के जज, ठीक है, या चीफ जस्टिस, इन सबको कंसल्ट कौन करता है? किसके अंडर पे? गवर्नर करता है, जो भी कंसर्न स्टेट है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। आर्टिकल 233
उसकी बात करेंगे। इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द गवर्नर अपॉइंट्स, प्रमोट्स एंड ट्रांसफर द जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। मतलब मैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब एज अ गवर्नर, कोई गवर्नर होगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको कंसल्ट करेगा, उसके कंसल्ट से क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, प्रमोट करेगा, ट्रांसफर करेगा किसके, जुडिशियल ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी ऑफिसर को जो प्रमोट करना, ट्रांसफर करना या अपॉइंट करना, वो कौन करता है, गवर्नर करता है। बट किसके कंसल्टेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जो कि राजस्थान क्या है, जोधपुर के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट। और बात करें जुडिशियल पावर की तो आर्टिकल है 234। नाउ ही अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल कमीशन आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अपॉइंट करता है स्टेट जुडिशियल कमीशन के, कंसल्ट किससे करता है, हाई कोर्ट और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, तो ये वाला 234। तो हमने यहाँ पर ये आर्टिकल कंप्लीट कर दिया। और जो लास्ट पावर एंड फंक्शन विच इज व्हाट, फाइनेंशियल पावर्स। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल पावर्स, सो दिस इज लाइक आर्टिकल 202 के। ठीक है, तो पहला 202 के है ना, गवर्नर अश्योर्स एंश्योर टू ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द हाउस। तो गवर्नर एंश्योर करता है कि भाई वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउस के अंदर हर एनुअल की निकाले। ठीक है, दूसरा आर्टिकल क्या है सॉरी 243I, जो कि हमने पहला पढ़ा था कि हम पंचायती वाली बात करेंगे। पंचायती राज की द गवर्नर एंश्योर टू ले इन द हाउस द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड एक्शन टेक ऑन दिस। ठीक है, फिर 243 की बात करेंगे तो मेड श्योर टू पुट इन द हाउस द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन अबाउट द लोकल बॉडीज एंड टेक एक्शन। और फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है, देखो, द मनी बिल कैन नॉट बी ब्रॉट इन द हाउस विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नर, इवन पहले बता चुका हूँ। और डिमांड्स फॉर एड्स इन ग्रांट कैन नॉट बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। Now state accumulated fund remains under the control of the governor. He can take an advance from the state accumulated fund expected emergency expenditure. मतलब अगर emergency आ जाए सिचुएशन तो contingency फंड से पैसा निकाल सकता है, तो वो उसके पास भी पावर है, किसी पास, गवर्नर के पास में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल्ड के अंदर गवर्नर के बारे में कंप्लीट कर लिया, सारे आर्टिकल्स पता कर लिए, हमको बेसिक अबाउट ये हो गया कि गवर्नर की पावर्स क्या है, गवर्नर होता क्या है और इसकी हर स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंस क्या क्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान स्पेसिफिक के अंदर कि राजस्थान के गवर्नर कितने थे, क्या थे और क्या क्या हमको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसा सिस्टम है कि जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की 1947, उससे पहले क्या था कि राजस्थान के खूब सारे पेंसिल स्टेट थे, तो सबके अलग अलग क्या होते थे, अपने अपने राज प्रमुख या अपने अपने जो राजा होते थे। ठीक है, तो जब जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हुआ था, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई, ऊपर यहाँ पर लिंक में आ जाएगी, तो आ जाएगी, चेक कर लेना। तो उसके अंदर क्या होता था, पहले गवर्नर से पहले एक पोस्ट बनती थी, गवर्नर वाली ही पोस्ट थी, उस पोस्ट को क्या बोलते थे, राज प्रमुख। तो जैसा मैंने ये लिखा है कि बिफोर द मेकिंग ऑफ द स्टेट राजस्थान द पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज कॉल्ड एज द राज प्रमुख। ठीक है, तो जो लास्ट राज प्रमुख है हमको वो याद रखना पड़ेगा। तो लास्ट राज प्रमुख कौन थे, महाराजा मान सिंह, जो कि जयपुर के थे। ठीक है, तो इनके बाद में क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद में जो इनकी पोस्ट है कौन सी वाली, जो राज प्रमुख की, चेंज करके क्या कर दी गई, गवर्नर। तो उसके बाद जो पहला गवर्नर राजस्थान का कौन बना था, जो कि एक तरह से कह सकता हूँ नॉमिनेटेड था, तो वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका जो टाइम था 1 नवंबर 1956 से लेके 15 अप्रैल 1962 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज व्हाट ही इज व्हाट इलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। ठीक है, तो पहला नॉमिनेटेड या पहला गवर्नर राजस्थान का कौन है, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, जो कि नॉमिनेटेड थे। ठीक है, उसके बाद में अभी आज में प्रेजेंट में कौन है, तो हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, तो हरिभाऊ बागड़े आज के टाइम पे ही है। ठीक है, अब बात करेंगे नॉमिनेटेड। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर नॉमिनेटेड बात करो तो पहला इलेक्टेड कौन था, तो ये लिखा हुआ अब यहाँ पर आ जाएगा, आगे पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्टेड की बात भी यहाँ पर होगी ना, एक सेकेंड, शायद इलेक्टेड लिखा हुआ नहीं है ना हमने, ओके ये पढ़ते। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे गवर्नर जो 2 टाइम रह चुके हैं, वो है सरदार हुकुम सिंह 1967 से लेके 70 तक, 72 तक। अब गवर्नर हु रिजाइंड, मतलब ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से गवर्नर है जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो सिर्फ एक ही राजस्थान में, जिनका नाम क्या है, मदन लाल खुराना, जो कि 2004 के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया था। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन से जो ऐसे गवर्नर थे जो कि अपने कार्यकाल या अपने टर्म के टाइम पे डेथ हो गई थी जिनकी, तो 4 टोटल थे। ठीक है, पहला था दरबार सिंह, जो कि 1998 में इनकी डेथ हो गई थी। निर्मल चंद जैन, जिनकी डेथ हो गई थी 2003 के अंदर। फिर शैलेंद्र कुमार सिंह, जिनकी डेथ हो गई 2007 के अंदर। और लास्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2009 में थी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में ये खासियत है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रख लेना
कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2004 से 2007 में थी और जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 4 नंबर हो गए इसमें। फिर बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल, मतलब जैसे इमरजेंसी, जैसे राजस्थान में इमरजेंसी कब लगी थी, मैंने बताया था इमरजेंसी क्या होती थी 56 के अंडर, कि अगर हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो अगर स्टेट के सेंट्रल के हिसाब से काम नहीं करी तो गवर्नर क्या कर सकता है उसको, मतलब प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए कंसिडरेशन या रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो हमारे राजस्थान में कितनी अब तक हो सकती है, 4 बार हो चुकी। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, यूपी में। राजस्थान में सिर्फ 4 बार हुई है। चारों बार कब को हुई थी कि एक टाइम गवर्नर थे डॉक्टर संपूर्णानंद, मतलब क्योंकि देखो इमरजेंसी में आपको चीफ मिनिस्टर में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज जब इमरजेंसी लगती है तो चीफ मिनिस्टर का लेवल पूरा खत्म हो जाता है। इमरजेंसी लगती है तो मेन किसका इंपॉर्टेंस आ जाता है, गवर्नर का। ये मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद 1967 में पहली इमरजेंसी लगी थी। दूसरी इमरजेंसी जस्ट इसके 10 साल बाद में 1977 में कहा वेदपाल त्यागी जस्टिस, जो जस्टिस थे वेदपाल त्यागी, उनके टाइम पे हुई थी। जस्ट उसके बाद में 3 साल बाद में कब हुई थी, 1980 के अंदर रघुकुल तिलक साहब के टाइम पे। फिर जो आखिरी हमारे पास इमरजेंसी 1992-1993 में चली थी, मतलब 1 साल चली थी, तो है मारी चेन्नी रेड्डी। तो चेन्ना रेड्डी करके साउथ नाम है ये, तो उनके टाइम होते थे। चारों आपको याद होने चाहिए, चारों के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, चारों की डेट याद होनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, गवर्नर हु वाज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऐसे कौन से चीफ जस्टिस है जो गवर्नर बन चुके हैं, तो उनका नाम क्या है, अंशुमान सिंह, के भी याद रख लो। फिर गवर्नर हु वाज मेंबर ऑफ आरपीएससी, अब ऐसे कौन से गवर्नर है जो कि आरपीएससी के मेंबर थे, तो रघुकुल तिलक। ठीक है, रघुकुल तिलक जिनके टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। फिर गवर्नर हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ डूंगर कॉलेज बीकानेर, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राजस्थान गवर्नर। अब और बात करते हैं राजस्थान हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, राजस्थान गवर्नर, मतलब राजस्थान का जो गवर्नर जो कि लोकसभा का प्रेसिडेंट रह चुका है, उनका नाम कौन कौन से, सरदार हुकुम सिंह और बलराम भगत, ये भी याद रखो। और लास्ट क्या लिखा हो, गवर्नर हु वाज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, मतलब यूपीएससी के मेंबर होने के बावजूद जो बाद में गवर्नर बने, तो उनका नाम क्या, डॉक्टर स्वरूप सिंह। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नर्स के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। तो हमने जैसा बोला वैसा हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब जैसा पहले बताया था कि मैंने नॉमिनल हेड है कौन, अपना गवर्नर, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर क्या होगा, रियल हेड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखा था, गवर्नर इज स्टेट्स डी जेयर हेड। तो ये जो डी जेयर हेड है, ये सारे लैटिन वर्ड्स है। डी जेयर हेड मतलब होता है नॉमिनल। नाउ जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर था वो कौन होता है, डी फैक्टो हेड, मतलब ओरिजिनल या रियल हेड ऑफ द स्टेट। सो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के ऊपर लाइज करेगी। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली थी। ठीक है, द अदर मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड हाउवर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। नाउ द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट एडजर्ज इन 1970। मतलब देखो ऐसा है कि जो मिनिस्टर जो सारे होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कौन उसको अपॉइंट करवाता है, करता तो अपॉइंट कौन है, गवर्नर, बट किसके कंसिडरेशन से अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर के। उनको निकाल भी कौन सकता है, वही गवर्नर, बट किसके कंसिडरेशन से, चीफ मिनिस्टर के। आगे क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट एडजर्ज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐड किया 1974 के अमेंडमेंट से, डेट देयर शैल बी ऑलवेज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस द गवर्नर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा होनी चाहिए जो कि एडवाइस करे गवर्नर को। एंड एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड कंटिन्यू टिल अ न्यू काउंसिल एग्जिस्ट आफ्टर इलेक्शन। जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक हमारे पास एग्जिस्टिंग काउंसिल जो मिनिस्टर होगी वो कंटिन्यू करेगी जब तक नई इलेक्ट नहीं हो। तो चीफ मिनिस्टर के आपके बारे में ये चीज़ पढ़ ली अच्छी तरह से। अब और क्या लिखा हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर दोनों क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट के। नाउ सीएम कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। ठीक है, एंड इफ द मिनिस्टर डज नॉट रिजाइन द सीएम कैन रिकमेंड टू गवर्नर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ एनी मेंबर। ये मैंने पहले बोला था कि सीएम क्या कर सकता है कि अगर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करवा सकता है एज अ टू गवर्नर, मतलब गवर्नर के थ्रू, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको बोल सकता है कोई भी मेंबर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या मेंबर को, कि भाई तू अपनी पोस्ट खाली कर ले। और अगर बाई चांस इफ द मिनिस्टर डज नॉट रिजाइन, वो रिजाइन नहीं करता, तो वो सीएम क्या करेगा, गवर्नर को रिकमेंड करेगा कि उसको रेजिग्नेशन दो। तो यहाँ पर आप पता चल जाएगा सीएम के बारे में इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ मेजोरिटी, तो अब बेसिक चीज़ है कि ही इज़ अ लीडर ऑफ, ही और शी, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ही ओनली, ही और शी इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल सा चीज़ है। फिर ओथ इनको कौन करवाता है, गवर्नर करवाता है, अपॉइंट भी गवर्नर कराता है। इनका टेन्योर क्या होता है, बेसिकली 5 साल के लिए फिक्स होता है। लेकिन अब ऐसा है कि होता तो 5 साल की सरकार होती है जब भी होती है, अगर बीच में अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोमेंट या कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है,
तो सीएम क्या करता है, अपनी मेजोरिटी, अगर सीएम ने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी तो सीएम हट सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि बस बोल सकता हूँ कि 5 साल है, ऐसा जरूर लिखा हुआ है कुछ सरकार चलेगी तो मैक्सिमम 5 साल चलेगी, उसके बाद नया इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी। लेकिन अगर पहले अगर मेजोरिटी लूज कर दे हुए जो भी सीएम बना हुआ है तो वो हट सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो बेसिकली 5 years बट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, दैट इज सीएम लूजेस मेजोरिटी इन एसएलए देन ही और शी कैन नॉट बी द सीएम। अब ये कौन से पार्ट के अंदर आते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो इनका जो पार्ट है वो है हमारे पास आई थिंक 11th पार्ट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का देखो 11th पार्ट नहीं है, इनका भी 6 पार्ट है, या थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ये भी 6 पार्ट के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, 6 पार्ट के अंदर आते हैं। इनके आर्टिकल 163 और 164 है। आगे बात करते हैं इनके रोल्स के बारे में, बात करते हैं कि क्या क्या पावर्स है, क्या क्या रोल्स है। तो सीएम क्रिएट्स एंड अबॉलिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू गवर्नर, ये मैंने पहले बताया था। सीएम क्या करता है, क्रिएट करता है, अबॉलिश करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीएम इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एज ही सच ही कंट्रोल एंड लीड्स इट। तो अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहा है तो वो उसका क्या होगा, लीडर होगा। अब सीएम प्रोटेक्ट्स, मोटिवेट्स एंड गाइड्स हिज मिनिस्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नाउ सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले बता चुका हूँ। सीएम इज द लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड ही रिप्रेजेंट स्टेट एट नेशनल लेवल। बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है, लिंक बनाता है किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। ही एड्स एंड एडवाइस टू द गवर्नर, ही एड मतलब गवर्नर के साथ में काम करता है और उनको एडवाइस भी करता है, ठीक है। और ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, सीएम इज द रोल मॉडल फॉर द स्टेट, ठीक है। तो ये सीएम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, हम कैसे याद करेंगे। आप अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रिक्स देखना, मैं ट्रिक्स किस टाइप से बताता हूँ। तो देखो पहला है कि हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान, पहला क्वेश्चन ये होता है। तो उनका नाम था हीरालाल शास्त्री जी, जो कि 1949 में थे। अब पहला इलेक्टेड सीएम कौन था, टीकाराम पालीवाल, ठीक है, जो 52 के अंदर थे। और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जो सीएम रह चुके उनका नाम क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 4 बार बन चुके हैं। पहला माइनॉरिटी या मुस्लिम सीएम ऑफ राजस्थान वाज बरकतुल्ला खान, जो कि जोधपुर के थे, 1971 के टर्न। और पहली वुमेन सीएम कौन है, वसुंधरा राजे, जो कि 3 बार बन चुकी है। और पहला आईएएस सीएम कौन था, तो सीएस वेंकटाचारी, विच वाज इन 1952। और फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम कौन था, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। फर्स्ट एससी मतलब शेड्यूल कास्ट सीएम वाज जगन्नाथ पहाड़िया। तो देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे, तो आपको ये ध्यान पड़ रहा होगा इस इतने सारे पॉइंट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला सीएम पूछ सकता है, पहला इलेक्टेड सीएम पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट टाइम सीएम पूछ सकता है, पहला माइनॉरिटी या मुस्लिम सीएम पूछ सकता है, पहला वुमन सीएम पूछ सकते हैं, पहला आईएएस सीएम पूछ सकता है, पहला नॉन कांग्रेस सीएम पूछ सकता है, और फिर बात पूछ सकता है कि पहला शेड्यूल कास्ट सीएम पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब ये चीज़ें आपको याद करनी है अच्छी तरह से, ठीक है, रट लेना एक तरह से कह सकते हैं। अब 3 बार सीएम बन चुके, उनका नाम कौन कौन सा, हरिदेव जोशी, ठीक है। फिर बाद में 2 टाइम सीएम बन चुके, भैरू सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर। और राजस्थान का सीएम जो वाइस सीएम भी रह चुका है, उसका नाम क्या है, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीरीज वाइज कितने सीएम अभी तक रहे, ठीक है, और उनको याद करने की कोशिश करेंगे कैसे याद करना, ठीक है। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री थे, उनके बाद सीएस वेंकटेश। तो देखो आपको याद कहाँ से करना है बताता हूँ। आपको याद करना बरकतुल्ला खान से याद करना, कहाँ से याद करना है, यहाँ से। देखो हीरालाल शास्त्री आपको पता है पहला कौन था, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में जैसे ही वो तो एक तरह से कह सकता हूँ मैं, इलेक्टेड नहीं थे बट नॉमिनेटेड थे। तो जो इलेक्टेड भी नहीं थे मतलब सीएस वेंकटाचार्य, ये आईएएस थे। तो यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं, टेंशन मतलब है नहीं प्रॉब्लम, ये आईएएस थे, ये फर्स्ट था, ठीक है। अब टीकाराम पालीवाल इसके जस्ट बाद में आए थे, ठीक है। उसके बाद में कौन आए थे, जय नारायण व्यास, इनका नाम बहुत फेमस है। और फिर बाद में मोहनलाल सुखाड़िया, यहाँ तक आप याद कर लो इनको। उसके बाद में याद करो बरकतुल्ला खान। तो बरकतुल्ला खान को आप ए मानो, ठीक है। हरिदेव जोशी को बी मानो, और भैरू सिंह शेखावत को सी मानो, जगन्नाथ पहाड़िया को डी मानो, शिवचरण माथुर को ई मानो, और हीरालाल देवपुरी को एफ मानो। अब ये ई एफ है, तो ये जो सीरीज वाइज है, फिर हीरालाल जोशी, शिवमन, फिर बाद अशोक गहलोत, वसुंधरा, अब भजनलाल शर्मा भी आज के टाइम में प्रेजेंट है। इसको याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक टू लर्न द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीएम। तो एक मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है कि काशी हुए शेखावत जी को पहाड़ों में शिवचरण देवपुरा दिखाने गए, BEBC, ठीक है। अब काशी हुए, काशी का मतलब का, ठीक है। तो यहाँ पर खा और शी अलग अलग, खा मतलब बरकतुल्ला खां, सी मतलब है कौन सा, हीरालाल जोशी, ठीक है। तो खां मतलब बरकतुल्ला खां का खां, और सी मतलब जोशी का, तो हीरालाल जोशी। फिर हुए शेखावत, तो शेखावत के थे भैरू सिंह शेखावत, ठीक है। जी को पहाड़े, तो पहाड़ आगे जगन्नाथ पहाड़े, ठीक है। मैं शिवचरण, तो शिवचरण माथुर। देवपुरा आगे तो हीरालाल देवपुरा दिखाने गए। बस यहाँ तक याद कर लो। तो 1 2 3 1, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो F तक याद हो गया। अब उसके बाद में क्या है, BEBC। तो BEBC मतलब इसका मैंने A बोला था, इसका मैंने B बोला था, C D
EF। अब यहाँ पर B वापस आएगा तो B मतलब हीरालाल जोशी वापस आ जाएंगे। तो देखो हीरालाल जोशी है, ये रहा हीरालाल जोशी, ये ऊपर ऊपर हीरालाल देवपुरा के बाद में कौन सा है, हरिदेव जोशी। ठीक है, तो हरिदेव जोशी आ गए। फिर ये हरिदेव जोशी है ना, ये हरिदेव जोशी है। ठीक है, हरिदेव जोशी हो गए। फिर बाद में वापस क्या है, बी के बाद में है ई किस में रखा था हमने, ई रखा था शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर है कहीं पे, ये रहा शिवचरण माथुर। फिर बाद में वापस बी है, तो बी मतलब क्या है, हरिदेव जोशी, ये हरिदेव जोशी आ गया। फिर बाद में क्या, भैरव सिंह शेखावत, जो कि सी था, BEBC। तो सी हमने किसको बोला था, सी हमने बोला था भैरव सिंह शेखावत। तो और बाद में अशोक गहलोत वसुंधरा, फिर अशोक गहलोत वसुंधरा जी, फिर अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत, भजन लाल शर्मा। ठीक है, तो ये देखो ट्रिक्स है। तो इस ट्रिक्स को आप अच्छी तरह से याद रख लेना और इसको आप अपने नोट्स के अंदर अपने हिसाब से रख देना अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो देखो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो हमने देखो वापस स्टार्टिंग के मैं आ जाता हूँ उसमें, किसमें, हाँ, हमने यहाँ पर गवर्नर कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पर राजस्थान गवर्नर कंप्लीट कर लिया, चीफ मिनिस्टर कंप्लीट कर दिया और राजस्थान चीफ मिनिस्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे और थोड़ा सा पंचायती राज जो हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक करेंगे। तो अगली जो वीडियो है इसमें आपको सिलेबस भी बताऊंगा मैं, इस वाले वीडियो में सिलेबस बता नहीं पाया सॉरी। तो बस यही है, आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना आप शेयर करो, बिकॉज उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी और फटाफट बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि कंटेंट टाइप करने देखो अभी टीम नहीं है मेरी, मैं सब काम अकेला ही करता हूँ। ठीक है, वीडियो एडिटिंग एवरीथिंग। ठीक है, जैसे से आपका साथ रहेगा तो हम आगे ग्रो होते रहेंगे और आपकी मदद करता रहूँगा मैं। ठीक है, बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।